हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सीरीज को आईबीपीएस एएफओ की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो आज हमारा 8वां लेक्चर है। बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारे पास 44 डेज लेफ्ट है। क्या आपके पास इस 44 डेज की प्लानिंग है या नहीं प्लानिंग है ना? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे सेशन को एक मोटिवेशन पॉजिटिव स्पिरिट के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, जैसे हम डेली करते हैं वैसे हम आज भी करेंगे। पहले आप लोग बताओ कि आपके पास कोई प्लानिंग है या नहीं है, या ऐसे ही पढ़ रहे हैं आप लोग, या फिर टेंशन बना हुआ है सर करे तो अभी क्या करें वहां पे, है ना? काफी कुछ माइंड में एकदम बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह है यहाँ पे कि सर किस प्रकार से होगा, है ना? क्या करें क्या नहीं करें वहां पे, है ना? इस प्लानिंग को हम कैसे यहाँ पे मेंटेन करके रखें हम लोग यहाँ पे, है ना? तो डोंट वरी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जो लेक्चर वगैरह हमारा, तो इस लेक्चर को हम लोग बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं, है ना? फिर हम लोग सेशन की बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन। आज का हमारा सेशन जो रहेगा एक मोटिवेशन पॉजिटिव स्पिरिट के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बढ़िया 8वें नंबर का लेक्चर आज हमारा रहेगा। ठीक है, चलिए। देखो, एक मोटिवेशन पॉजिटिव स्पिरिट के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। बहुत ही बढ़िया, जैसे हम डेली करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार बात यहाँ पे बताई गई। जब मैं इस बात को नोट कर रहा था, लिख रहा था, तो काफी अंदर से लगा कि नहीं यार, एकदम बिल्कुल एकदम 100% सही बात बताई गई है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मैदान से हारा हुआ इंसान फिर मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। इसीलिए मन से कभी हार मत मानना, है ना? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी जब प्रिपरेशन वगैरह में जुटे रहते हैं वहां पे, तो कभी कभार ऐसा भी लगता है क्या पता होगा कि नहीं होगा, मतलब मन में काफी टेंशन वहां पे बने रहते हैं। एक समय आता है कि काफी किताबें हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरी तरीके से नीचे रख देते हैं कि अरे अब नहीं पढ़ना है वहां पे। लेकिन फिर दूसरे दिन क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा मतलब उठते हैं, देखते हैं कि अरे नहीं यार चलो भाई ठीक हुआ जो भी हुआ, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे। हम लोग एकदम बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसे जुनून बना रहता है वहां पे। फिर और नीचे मतलब हमारा जो जुनून रहता है और कम हो जाता है। मतलब एक मोटिवेशन जो रहता है मतलब कुछ समय तक रहता है, फिर अब मतलब डाउन हो जाता है, अप हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, होने दो जो भी होता है। लेकिन कभी भी अपने मन से मत हारिएगा यहाँ पे कि नहीं अब मेरे को पूरी तरीके से गिव अप करना है। ऐसा कभी भी मत करना। लास्ट दम तक आपको लड़ना है। वो बोलते हैं ना कि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं मानना चाहिए, है ना? तो ऐसे ही मन से कभी ना हारिए, बस अपने आप को एक बढ़िया से बना के रखिए, डट के रखिए कि नहीं डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे करके ले जाएंगे। ये हमारे पास जो 44 डेज बचे हैं ना, ये काफी हमारे पास इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पे, बहुत ही क्रुशियल समय है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको बताया भी था कि गांधी सागर डैम इज सिचुएटेड कहाँ पे लोकेटेड है। इसका आंसर आप लोगों ने दिया था, मध्य प्रदेश दिया था, है ना? ध्यान रखना है गांधी सागर डैम ये मध्य प्रदेश में है। और कौन सी नदी पर है, तो ध्यान रखना है इस रिवर की बात करेंगे तो इस रिवर का नाम क्या होगा, चंबल रिवर की बात करेंगे, चंबल, है ना? चंबल नदी जो होगा, तो चंबल नदी पर क्या होता है, ये लोकेटेड होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच पार्ट ऑफ इंसेक्ट बॉडी जॉनसन्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, है ना? आपको बताना है कि जॉनसन जो ऑर्गन प्रेजेंट होंगे वो किस पे प्रेजेंट होंगे, मतलब लेग पे होंगे, एंटनी पे होंगे, थोरैक्स, एब्डोमेन या फिर हेड पे प्रेजेंट होते हैं। देखो इंसेक्ट की यदि हम बात करें तो इंसेक्ट के अलग अलग इस प्रकार से पार्ट होते हैं, सबने देखे भी होंगे इस प्रकार से इंसेक्ट बना होता है ना? ये से नो, तो इंसेक्ट जो इस प्रकार से बना रहेगा, तो जो उसको ये वाला पार्ट जो कहलाता है, ये कहलाता है इसका हेड कहलाता है। ये हेड हो गया। ये बीच वाला पार्ट थोरिक्स, और ये कौन सा हो गया, ऑब्डोमेन हो गया। सबसे पहले हेड, फिर कौन सा आएगा, थोरिक्स, और फिर कौन सा आता है, एब्डोमेन आएगा, लास्ट में आता है एब्डोमेन। ठीक है, तो हेड में कितने खंड पाए जाते हैं, हेड में जो सेगमेंट होते हैं कितने होते हैं, थ्री, सॉरी, हेड में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। थोरिक्स में कितने होते हैं, 3 होते हैं। और एब्डोमेन में कितने होते हैं, 11 सेगमेंट होते हैं। मतलब 6, 3 और 11 का कॉम्बिनेशन बना होता है। तो जिसका जो हेड होगा, तो हेड में क्या होता है, एंटनी पाई जाती है। ये देखो इसका हेड है, हेड में क्या पाया जाएगा, एंटनी। अब एंटनी कुछ इस प्रकार से होगा, देखो ये वाला पोर्शन जुड़ा हुआ है, ये किस में पार्ट चले जाएगा, इसका हेड में चले गया। तो ये इसके भाग भी अलग अलग होगा, एक स्केप होता है, पेडिसिल होता है, और क्या होता है, फ्लेजेलम होता है। इसके भी यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। ये देखो सबसे पहला वाला पार्ट स्केप, फिर क्या होता है, पेडिसिल होगा, और फिर कौन सा होगा, फ्लेजेलम। तो जो पेडिसिल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जॉनसन ऑर्गन हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। मतलब जॉनसन जो ऑर्गन जो पाया
जाता है, ये किससे पाया जाता है, पेडिसिल पे ही पाया जाता है। तो पेडिसिल पे जो होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, जॉनसन ऑर्गन भी हम लोग जानते हैं यहाँ पे, है ना। अब ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट नंबर पे स्केप होगा, सेकंड नंबर पे पेडिसिल होगा और थर्ड नंबर पे क्या होगा, फ्लेजिलम होगा। तो फ्लेजिलम क्या होगा, ये नेरो होता है, मतलब सभी में अलग अलग होता है, जैसे ये डिफरेंट करता है, मतलब इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड कर देगा कि हाँ इंसेक्ट किस प्रकार से होगा वहां पे। पेडिसिल जी होता है, ध्यान रखना है, ये सेकंड सेगमेंट होता है, स्केप और फ्लेजिलम के बीच में जो पाया जाता है वो पेडिसिल ही पाया जाएगा, है ना। और स्केप जो होगा ये किससे अटैच होता है, ये हेड से अटैच होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा कि जॉनसन ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं वो किस पे प्रेजेंट होंगे, एंटीनी पर ही प्रेजेंट होंगे। एंटीनी की भी बात करेंगे तो वहां पे भी किस पे होते हैं, सेकंड वाले को ध्यान रखना, पेडिसिल को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एसी एबीसी टेक ट्रेनिंग फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट, है ना। एसी एबीसी जो होता है ना, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस जो सेंटर होगा, ये ट्रेनिंग जो लेगा किससे लेता है यहाँ पे। आपका राइट आंसर वीडियो को पोस्ट करिए और लगाइए बढ़िया से यहाँ पे। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे, मैनेज को आप लोग ध्यान रखना। ये जो ट्रेनिंग लेता है ये किससे लेता है, जो मैनेज वगैरह होगा। आपने सुना भी होगा कि मैनेज जो लोकेटेड होगा, ये मैनेज लोकेटेड कहाँ पे होता है, तो मैनेज लोकेटेड कहाँ पे होता है, हैदराबाद। अरे ये सनो, मैनेज कहाँ पे होता है, हैदराबाद में होता है। मैनेज का फुल फॉर्म देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजमेंट दिया गया है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन भी होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात तो इसका फुल फॉर्म एक बार जरूर उसको देख लेना यहाँ पे, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जो कहाँ पे लोकेटेड है, हैदराबाद में लोकेटेड है। विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है वहां पे, है ना। और उसके साथ थ्रू द एसीएबीसी, मतलब एसीएबीसी के माध्यम से एक प्रकार से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। एसीबीसी क्या होगा, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर यहाँ पे, है ना। तो दोनों को यहाँ पे ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यदि पूछेगा एसीएबीसी जो ट्रेनिंग लेता है वो किससे यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो मैनेज से ही लेता है। मैनेज जो होता है इसको इनको क्या करेगा एक प्रकार से, कि जो भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, तो जो भी लर्निंग एबिलिटी वाले होते हैं, तो उनको क्या करेगा एक प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है वहां पे, कि सारी की सारी जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो ट्रेनिंग से रिलेटेड होगी उनको क्या की जाएगी वहां पे, सिखाई वहां पे जाएगी वहां पे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे, बोटनिकल टाइप ऑफ द फ्रूट आलमंड। आलमंड जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है। बहुत सारे बच्चे ने लगा रहे होंगे यहाँ पे कि आलमंड जो होता है वो नट के अंतर्गत आएगा, लेकिन नट तो ऑप्शन में नहीं है। हाँ ये बात जरूर बिल्कुल सही बात है कि आलमंड जो होगा एक नट क्रॉप के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन फ्रूट ऑफ टाइप जो होगा इसका नट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। केसो नट की बात करें, केसो नट जो कोकोनट होता है डेफिनेटली, सॉरी केसो नट जो होगा डेफिनेटली किस में आएगा, नट में ही आता है, कोकोनट नहीं आता है, कोकोनट तो ड्रूप में आता है यहाँ पे, है ना। तो जो केसो नट तो नट में आएगा, लेकिन ध्यान रखना कि आलमंड जो होगा नट का अंतर्गत आएगा, लेकिन इसका फ्रूट ऑफ जो टाइप माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, इसका ड्रूप माना जाता है। अब देखो आपको बताया भी था यहाँ पे, जिसके ऊपर की जो लेयर होती है, मतलब इस फ्रूट को देखो यहाँ पे, आलमंड की इस फ्रूट को देखो, इसके ऊपर की जो लेयर पाई जाती है, ये लेयर कैसे पाई जाती है, बहुत ही हार्ड लेयर होती है। अरे ये लेयर कैसे होगी, बहुत ही हार्ड लेयर होगी। तो जिसके ऊपर भी हार्ड लेयर पाई जाएगी वो सारे के सारे किस में आएंगे, ड्रूप में आते हैं। जैसे मैंगो पे आपने देखा होगा कि जिसकी गुठली वगैरह होती है, जिसका स्टोन वगैरह होता है वहां पे, गुठली को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से स्टोन भी बोलते हैं वहां पे, है ना, एकदम पत्थर के समान होते हैं वहां पे, या तो ड्रूप को स्टोन बोलते हैं वहां पे। तो मैंगो भी किस में आता है, ड्रूप में आता है ना। कोकोनट भी ड्रूप में आएगा आपका। और आलमंड की बात करेंगे तो आलमंड को भी ध्यान रखना, आलमंड जो होगा ये भी ड्रूप के अंतर्गत ही माना जाता है यहाँ पे, है ना। और इसकी एक म्यूटेंट वेराइटी होती है जिसका नाम ध्यान रखना, सुपरनोवा को ध्यान रखना है कि सुपरनोवा इज अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ आलमंड को आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। और आलमंड जो होगा एक इंपोर्टेंट सोर्स माना जाता है, कौन से विटामिन का माना जाएगा, तो ध्यान रखना आलमंड एक रिचेस्ट जो सोर्स होता है विटामिन ई की बात करेंगे तो विटामिन ई का सबसे एक अच्छा सोर्स है यहाँ पे माना जाता है। तो बोटनिकल टाइप आलमंड का काफी इंपोर्टेंट है। बाकी केसो नट का पूछेगा तो केसो नट का किस में आएगा, नट में आता है। यदि केसो नट की बात करेंगे तो केसो नट का किस में आएगा, नट में, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। बलुस्टा की बात करेंगे तो बलुस्टा में क्या आता है, पोमीग्रेनेट आता है, इसको ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट, बता भी चुका हूँ, इसमें पोमीग्रेनेट आएगा। सोरोसिस की बात करेंगे तो सोरोसिस जैसे ही बताया तो क्या आएगा, जेपीएम सोरोसिस, अरे बताया नहीं बताया, सोरोसिस मतलब जेपीएम सोरोसिस, जैकफ्रूट पाइनएप्पल, और क्या आएगा, मलबेरी को ध्यान रखना। साइकोनस की बात करेंगे तो साइकोनस में एक ही आता है हमारा जिसका नाम क्या होता है, फिग होता है, ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे, है ना। और बेरी में तो बहुत सारे फ्रूट आते हैं, है ना, जैसे गुआवा हो जाता है, ग्रेप हो जाता है वहां पे, सपोटा वगैरह हो जाएगा, ये सभी किस में आता है, आपके बेरी के अंतर्गत ही आएंगे। मैं इस पे एक लेक्चर एक वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे, शॉर्ट वीडियो, जो सारे के सारे बेरी के फ्रूट उसमें कवर अप हो जाएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से, मतलब फ्रेज के माध्यम से आसानी से याद हो जाएंगे। तो मैं आपको रील में बताऊंगा, आप लोग उसको वहां पे देखिएगा।
ठीक है। और आलमंड को ध्यान रखना, सुपरनोवा जो होती है एक म्यूटेंट वैरायटी होती है। देखो कभी कभार क्या होता है कि म्यूटेंट वैरायटी से भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। जैसे बिफोर प्रीवियस ईयर की बात करें तो कॉफी की पूछा था, कॉफी की एक म्यूटेंट वैरायटी कौन सी होती है वहां पे, तो सनरोमन तो पता ही है, लेकिन वहां पे नेचुरल वाली पूछा था तो जिसका नाम क्या था, कटूरा पूछा था, है ना, कटूरा। आई थिंक जिन लोगों ने लगाया होगा तो बोले कि हाँ सर एकदम सही जा रहे हैं। तो कटूरा एक म्यूटेंट वैरायटी होती है जो किसकी होती है, कॉफी की ही वैरायटी होती है। आलमंड की यदि बात करना चाहो तो आलमंड में क्या होता है, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड भी होता है। जैसे आलमंड के यहाँ देखो, आलमंड में जो होगा एक टॉक्सिक कंपाउंड होगा जिसका नाम क्या होता है, एमेक्डेलिन को आप ध्यान रखना, है ना। आलमंड में जो होगा एमेक्डेलिन पाया जाता है। और ग्राउंडनट में भी आपने देखा होगा, ग्राउंडनट में भी एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जिसका नाम क्या होता है, अफ्लाटॉक्सिन। हालांकि जो अफ्लाटॉक्सिन होता है ये क्या होता है, एक फंगस होता है, और इसी फंगस का जो नाम होता है वो जो फंगस होता है अफ्लाटॉक्सिन होता है, और अफ्लाटॉक्सिन जो फंगस होता है इसका नाम होता है अस्परजिलस क्या होगा, फ्लेवस होता है। इसको जरूर ध्यान रखना कि अस्परजिलस जो फ्लेवर्स होता है ये किसका नाम होता है, तो अस्परजिलस जो फ्लेवर्स होता है ये इसी का यहाँ पे नाम होगा, अस्परजिलस फ्लेवर्स को ध्यान रखना। बाकी सोरगम की बात करेंगे तो सोरगम में क्या पाया जाता है, एसियन पाया जाएगा, एसियन को धूरिन या तो पुरुषिक एसिड बोलेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सोरगम में जो एसियन पाया जाता है, जो धुरीन वगैरह पाया जाता है, तो एनिमल कितना फीड करेगा कि एनिमल की एक डाइट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी जाएगी, बन जाती है। तो ध्यान रखना 0.15 ग्राम की बात करेंगे, 0.15 ग्राम यदि एनिमल फीड करता है तो वहां पे क्या होता है, इसकी डाइट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। 0.15 ग्राम, या तो जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, वहां पे कितना आएगा आपका 200 ppm, ये बता रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं वहां पे। लेथेरिस की बात करेंगे, इसको हम खिसारे भी बोलेंगे, ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, बोआ को आप लोग ध्यान रखना। बोआ का ये इसका फुल फॉर्म दिया गया है बोआ का, एक बार देख लेना। लेकिन ध्यान रखना कि बोआ को हम न्यूरोटॉक्सिन भी बोलते हैं। वाई? क्योंकि क्या होता है कि जो लेथारस होता है हमारे जो माइंड वगैरह होता है, या तो क्या होता है पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। मतलब बोआ हमारी बॉडी में यदि 0.55% से यदि ज्यादा हो जाता है तो हम लोगों को पैरालिसिस होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। अब पैरालिसिस में क्या होता है, माइंड का एक पोर्ट जो हमारे माइंड होते हैं, है ना, तो उसमें से एक माइंड जो होता है वो क्या होता है, मतलब सही पूरी तरीके से मतलब कैसे हो जाता है, वहां पे डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब काम ही नहीं कर पाता है वहां पे। तो इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यूरोटॉक्सिन। मतलब हमारे माइंड के जो न्यूरॉन वगैरह रहते हैं वो सारे के सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं वहां पर, है ना। तो इस कारण से यहाँ पे ध्यान रखना, हमको पैरालिसिस वगैरह होता है जिसको हम लकवा वगैरह भी बोलते हैं। तो लेथारस ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट। बोआ कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बोआ किसमें प्रेजेंट होगा, तो बोआ किसमें पाया जाता है, लेथारस में पाया जाएगा। और न्यूरोटॉक्सिन को भी ध्यान रखना। मस्टर्ड वाला नॉर्मल है, इरूसिक एसिड कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्लार को देख लेना, पॉलीफिनोलिक्स, अल्फा अल्फा या तो बर्सिम की बात करेंगे, हालांकि दोनों अलग है। ये लूसर्न होगा और बर्सिम होगा, इसमें सेपोनिन पाया जाता है। हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पोटेटो में जो सोलेनिन होता है, तो पोटेटो में सोलेनिन जो होता है किससे होता है, ये देखो, ये जैसे हमारी क्या हो गई, लैंड हो गई, और यहाँ पे कोई पोटेटो पोटेटो बाहर आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा कि सन का एक्सपोजर आएगा, मतलब सूर्य की किरणें आएंगी, है ना, हमारे सूर्य देवता आएंगे। तो सूर्य देवता का प्रकाश जब इसके ऊपर यहाँ पे गिरता है यहाँ पे, तो पोटेटो में क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट डिपोजिट हो जाता है जिसका नाम क्या होता है, सोलेनिन होता है यहाँ पे, है ना। तो सोलेनिन भी हमारे लिए हार्मफुल होगा, यदि ध्यान रखना 20 मिलीग्राम बताया भी था कि यदि 100 ग्राम पोटेटो फीड करते हो और उसमें 20 मिलीग्राम यदि ज्यादा हो जाता है, वहां पे 20 मिलीग्राम या तो 20 से भी ज्यादा हो जाता है सोलेनिन कंटेंट हमारी बॉडी में, तो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल रिएक्शन भी होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजों को ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा आलमंड से ध्यान में आया, आलमंड बताओ, आलमंड खाने से क्या दिमाग चलता है, बताओ आप लोग, आलमंड खाने से दिमाग चलता है क्या? जी सर, आलमंड खाने से दिमाग चलता है। अरे भाई आलमंड खाने से दिमाग नहीं चलेगा। आलमंड खाने से क्या होता है, आलमंड खाने से तो डिब्बे की जो बादाम होगी वो खत्म हो जाएगी। आलमंड दिमाग कब चलता है कि जब हम ठोकरे खाते हैं, जितने ज्यादा हम ठोकरे खाएंगे, है ना, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं, जो भी हमारे सामने उतार चढ़ाव आते हैं उसको हम फेस करते आगे बढ़ते हैं वहां पे, तब हमको बुद्धि आती है कि हाँ मतलब अक्ल आती है कि हाँ मतलब ऐसा ऐसा भी होता है वहां पे, है ना। आलमंड खाने से नहीं होता, आलमंड खाने से तो डिब्बे की बादाम जो होती है खत्म हो जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे चल के हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। सर बादाम खाने से अच्छा होता है ना। चलिए कोई बात नहीं। देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ राइजोबियम स्पीसीज इज इश्यू फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक, है ना, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। अच्छा जब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा तो इसमें एक माइक्रोन्यूटन भी काम करता है जो कैटालिस्टिक रूप में काम करेगा। जरूर इसको ध्यान रखना है, एक मोलिब्डेनम भी होता है, और कौन काम करता है, आयरन भी काम करेगा, ये दोनों के दोनों काम करेंगे। लेकिन दोनों ऑप्शन में रहे तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मोलिब्डेनम को देना है, इसको लिख लेना काफी इंपॉर्टेंट है।
है ना। जब एटमॉस्फेयर से जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो काम करेगा वो काम कौन करता है, यहाँ पे मोलिब्डेनम काम करेगा, मतलब उसको एक प्रकार से कैटालिस्टिक के रूप में। यदि ये नहीं देता है तो फिर क्या लगाना है आप लोगों को, यहाँ पे आयरन आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फेनिग्रीक की स्पीसीज के बारे में पूछा है कि फेनिग्रीक के लिए कौन सा होगा, तो राइजोबियम मेलिलोटी को यहाँ पे ध्यान रखना है कि राइजोबियम जो मेलिलोटी होगा ये इसके लिए होगा यहाँ पे, है ना। तो एक तो होगा लूसर्न भी होता है, लूसर्न के लिए भी मेलिलोटी होता है। ध्यान रखना कि जो लूसर्न वगैरह होगा तो लूसर्न के लिए भी बात करेंगे तो उसके लिए भी मेलिलोटी होगा। जेपोनिकम की बात करेंगे तो देखो इस प्रकार से ऐसा करना है कि जापान में, मतलब जेपोनिकम को कैसे ध्यान रखोगे, जेपोनिकम को इस प्रकार से ध्यान रखना कि जापान जो होगी, जापान में कौन था, मतलब एक काऊ का बछड़ा था। काऊ का कौन था, सन था। सन इस प्रकार से लिखना है SUN, हालांकि SON ऐसा होगा, बट आप ऐसा लिखना कि जापान में काऊ का कौन था, जापान में काऊ का सन था जो ग्राउंड पे सो गया, जो ग्राउंड पे सो गया। तो काउ से क्या आ जाएगा, काउपी आ जाएगा, सन से क्या आ जाएगा, सन हेम्प आ जाएगा, है ना। ग्राउंड से क्या आ जाएगा, ग्राउंड नट आ जाएगा, और सो से क्या आ जाएगा, सोयाबीन आ जाता है। एक बार फिर से देखना कि मैंने बताया जेपोनिकम में क्या बताया, जापान में काउ का सन था ग्राउंड पे सो गया। मेरे साथ एक बार बोलो, जापान में काउ का सन था ग्राउंड पे सो गया है, जापान में काउ का सन था ग्राउंड पे सो गया। तो यहाँ से आ जाता है काउपी हो जाएगा, सन हेम्प हो जाएगा, ग्राउंड नट हो जाएगा, और सोयाबीन हो जाएगा। तो स्पेशली जेपोनिकम जो होता है इन क्रॉपों में यूज होता है ना, इसको जरूर ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फेसियोले की बात करेंगे तो कौन से क्रॉप में यूज होता है, बीन में यूज होगा। ट्राइफोली की बात करेंगे तो ये किस में यूज होता है, बरसिम क्रॉप की बात करेंगे, है ना। बरसिम की बात करेंगे तो बरसिम में जो यूज होगा वो किसका यूज किया जाता है, यहाँ पे राइजोबियम ट्राइफोली का ही यूज यहाँ पे किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। देखो अलग अलग मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है यहाँ पे, एक बार देख लेना कि मेलिलोटी के लिए बात करेंगे तो लूसर्न और फेनुग्रीक जो होगा इसमें राइजोबियम मेलिलोटी का यूज किया जाएगा। लेग्यूमिनेशियम की बात करेंगे तो पी और लेंटिल को ध्यान रखना कि पी और लेंटिल में राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम का यूज होगा। बरसिम की बात करेंगे तो बरसिम का बॉटनिकल नेम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, इजिली याद हो जाएगा। बीन की बात करेंगे तो फेसियोल है यहाँ पे। और जापान में बताया जेपोनिकम की बात करेंगे तो जापान में जापान से क्या हो जाएगा, जेपोनिकम से जापान हो जाएगा। तो काउ का जो सन था वो ग्राउंड पे क्या हो रहा था, सोया हुआ था वहां पे, है ना। तो काउ पे सन है, पर ग्राउंड तो सोयाबीन आ जाएगा। तो सारी की सारी चीजों का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जेपोनिकम वाली स्पीसीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, भूलिएगा मत इसको, काफी एक बार देख लेना यहाँ पे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फ्लावरिंग इज हाई मोबाइल इन सॉइल, सॉइल में हाई मोबाइल होगा, एंड ई मोबाइल इन प्लांट, प्लांट में ई मोबाइल आपको बताना है कि प्लांट में ई मोबाइल कौन सा होगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा वीडियो को पॉज कर ले और फिर इसका आंसर दे यहाँ पे। देखो प्लांट के लिए बात करेंगे तो प्लांट में ई मोबाइल एलिमेंट दो ही होते हैं जो टॉप पे पाए जाते हैं, और प्लांट के जैसे सपोज करें प्लांट है हमारा, है ना। तो प्लांट में जो ई मोबाइल एलिमेंट होंगे जो टॉप पे जो पाए जाते हैं, तो इसे कौन से एलिमेंट होंगे जो प्लांट के टॉप पे पाए जाते हैं, अरे टॉप पे तो दो ही पाए जाएंगे ना, यहाँ पे ईस्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, कैल्शियम और बोरान। तो जो टॉप पे पाए जाते हैं वो प्लांट के लिए ई मोबाइल होते हैं। तो देखो रिस्पेक्टिवली बताया गया है यहाँ पे, मतलब लास्ट वाला इसके साथ आएगा तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा, ये आएगा क्या, नहीं आएगा। हाँ ये हो सकता है और ये भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। मतलब ऑप्शन सी और डी दो, ऑप्शन सी और ई दोनों हो सकते हैं, बाकी ABC तो हट ही गया यहाँ पे, क्योंकि कैल्शियम और बोरान प्लांट के लिए कैसे ई मोबाइल। अब पूछ रहा है हाई मोबाइल सॉइल के लिए, तो फास्फोरस जो होता है सॉइल के लिए हाई मोबाइल होगा, नहीं होगा भाई। फास्फोरस जो होगा ये सॉइल के लिए तो कैसा माना जाएगा, ई मोबाइल माना जाता है। ध्यान रखना कि फास्फोरस और जिंक दो एलिमेंट ऐसे होते हैं, जैसे कैल्शियम और बोरान की बात करेंगे तो ये प्लांट के लिए कैसे माने जाते हैं, यहाँ पे ई मोबाइल होंगे यहाँ पे, है ना। ई मोबाइल होते हैं प्लांट के लिए। और यदि पूछेगा कि सॉइल के लिए ई मोबाइल कौन से होंगे, तो सॉइल के लिए ई मोबाइल कौन से होंगे, यहाँ पे सॉइल के लिए जो ई मोबाइल होते हैं फास्फोरस और कौन से होंगे, जिंक होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हाई मोबाइल पूछा है, तो हाई मोबाइल में हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे बोरान हमारा राइट आंसर यहाँ पे माना जाता है। ठीक है। अब देखो बोरान में भी क्या होता है, कभी कभार कंफ्यूजन यहाँ पे बनता है कि सर बोरान जो होता है मतलब मीडियम मोबाइल के अंतर्गत आता है, क्योंकि बोरान जो होता है प्लांट H3BO3+ के फॉर्म में लेगा, तो इसको हम मीडियम मोबाइल में रखना चाहेंगे। लेकिन प्लांट कभी कभार क्या होता है कि ऐसा ऑप्शन न देके आपको ऐसा ऑप्शन भी दिया जाता है, यहाँ पे H3BO3- भी दिया जाता है। तो प्लांट इस फॉर्म में भी अपटेक करता है, इस फॉर्म में भी अपटेक करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द इस फॉर्म को अपटेक करता है। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिखाई देगा तो फिर आप लोग इसको ले जाइएगा यहाँ पे। अब जब माइनस आता है तो सारे के सारे माइनस वाले कैसे होते हैं, हमारे हाई मोबाइल ही होते हैं सॉइल के सेंस में। एक्सेप्शन है हमारा मैग्नीज, मैग्नीज पे डबल प्लस पाया जाता है यहाँ पे ध्यान रखना। और मैग्नीज सॉइल के लिए कैसा माना जाता है, तो हाई मोबाइल ही माना जाएगा।
आई होप सभी लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो, मतलब पहले से क्लियर होगा। यदि नई टॉपिक क्लियर हो तो मेरे को बताइएगा, मैं बहुत ही बढ़िया और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर यहाँ पे करवा दूंगा, और चीजली में जो चीजें हो गई इजिली से आप लोगों को ध्यान मतलब याद हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो देखो किस प्रकार से हमने एलिमिनेशन किया, काफी बहुत ही बढ़िया और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया मैंने आप लोगों को, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, इसको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। द ऑपरेशन ऑफ अनवाइंडिंग एंड कलेक्टिंग द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कोकून, मतलब जो कोकून वगैरह होगा, तो कोकून से हम क्या करते हैं, एक प्रकार से उसको अनवाइंडिंग कर रहे हैं, उसको कलेक्टिंग हम कर रहे हैं वहां पे, है ना। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वहां पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलेंगे। मतलब जो कोकून वगैरह होते कोकून वगैरह होगा, उससे धागा निकाल रहे हैं हम लोग, अब उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीलिंग बोलेंगे। देखो सभी सभी के सभी जो टर्म हमारे पास अलग अलग होंगे। जैसे जैसे स्टिपलिंग की बात करेंगे, तो जो कोकून वगैरह होगा, तो कोकून को हम बोल सकते हैं कि जो गर्म मतलब हॉट वाटर होगा, गर्म पानी होगा, जब इसको बॉईल किया जाता है, बॉईल क्यों करेंगे वहां पे, उससे रेसे निकालेंगे यहाँ पे, है ना। या तो हम बोल सकेंगे कोकून को गर्म पानी में उबालने की प्रोसेस, या तो हम क्या बोलेंगे कि दी प्रोसेस किलिंग द कोकून, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टिपलिंग यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे। और यदि हम बात करेंगे रिडलिंग की बात करेंगे कि जो रिडलिंग होगा, तो जो रिडलिंग होगा, तो रिडलिंग किसको बोलेंगे, तो सॉर्टिंग ऑफ कोकून इज कॉल्ड रिडलिंग होगा, है ना। तो यदि हम बात करेंगे कि जो रिडलिंग होगा, तो रिडलिंग में क्या होगा कि जब कोकून वगैरह होता है, जब उसको छाटे जाते हैं, जब उसको अलग अलग किए जाते हैं वहां पे, है ना। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिडलिंग हम लोग बोलेंगे यहाँ पे। तो जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, सॉर्टिंग ऑफ कोकून, मतलब अच्छे अच्छे कोकून को हम बाहर निकाल रहे हैं वहां पे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिडलिंग हम लोग बोलेंगे। रिलायबिलिटी की बात करेंगे कि रिलायबिलिटी किसको बोलेंगे, द परसेंटेज रेशियो ऑफ द अनब्रोकन फिलामेंट टू द होल फिलामेंट लेंथ। मतलब क्या होगा, सारे के सारे कोकुन होंगे, तो उसमें से जो भी कौन से होते हैं अनब्रोकन वाले, जैसे ये अच्छे, ये अच्छे, ये अच्छे, ये अच्छे, इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से, इसका रेशियो एक अलग बना लेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटेबिलिटी बोलते हैं यहाँ पे। रिलेबिलिटी को ध्यान रखना। और रेनडेटा की बात करेंगे, रेनडेटा हम किसको बोलते हैं, तो रेनडेटा जरूर ध्यान रखना कि द नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ कोकून रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 kg, है ना। मतलब जो भी हमारे पास जितने भी कोकून होगा, तो जब उससे मतलब 1 kg से जो भी हम निकाल रहे, मतलब स्पेशली जो क्या निकाल, सिल्क हम निकाल रहे हैं वहां पे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेन डेटा बोलते हैं यहाँ पे, कि द नंबर ऑफ किलोग्राम्स ऑफ कोकून रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 kg रियल सिल्क, मतलब 1 kg हमको सिल्क प्राप्त करना है, ऑब्टेन करना है वहां पे, तो कितने किलोग्राम हम लोग एक प्रकार से कोकून हम लोग ले रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेन डेटा हम लोग ध्यान रखना। तो देखो चारों के चारों टर्म काफी इंपोर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत यहाँ पे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे यहाँ पे। अब देखो अनवाइंडिंग एंड कलेक्टिंग बोल देगा, मतलब उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रीलिंग बोलेंगे वहां पे, है ना। तो ऐसे कैसे ध्यान रखना, जैसे ये प्रोसेस होती है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ गर्म पानी में इसको बॉईल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टिपलिंग बोलेंगे। या तो उसको हम कोकून को मार रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, ये कोकून होगा, इसके अंदर क्या होगा, सिल्क का मोथ होगा वहां पे, इसके अंदर भाई सिल्क का मोती होगा ना यहाँ पे। ठीक है। अच्छा आप लोग बता रहे कमेंट में मेरे को एक मैसेज ड्रॉप करना वहां पे, कि जो सिल्क का मोथ होता है, किसकी बात करूंगा, सिल्क का मोथ की बात करूंगा। तो सिल्क का मोथ की जो माउथ पार्ट होते हैं, क्या होते हैं इसके जो माउथ पार्ट होते हैं, तो सिल्क का मोथ में जो माउथ पार्ट होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, आप सभी बच्चों को इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में यहाँ पे ड्रॉप यहाँ पे करना है। देखो सभी लोग ड्रॉप क्या करें, काफी लोग करते भी है, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, है ना। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग अच्छे से करें वहां पर, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपकी, कि बात किस प्रकार से आंसर दे रहे हैं, कोई पूछता है वहां पे, तो डेफिनेटली काफी बच्चे देते हैं, आप भी दीजिए, बाकी एज यू विश, है ना। और सेशन यदि अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली उसको थम्स अप भी दीजिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि आपकी अटेंडेंस, जो आप थम्स अप देते हो, जो अटेंडेंस देते हो यहाँ पे, तो मतलब मुझको पता चलता है कि हाँ सेशन को आप कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जा रहा है, सेशन आप कितना उसको देख रहे हैं वहां पे, है ना। और डेफिनेटली क्या होगा, धीरे धीरे बच्चों को पता चलते जा रहा है, बच्चे इसको देखते भी जा रहे हैं अच्छे से, और सारी 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 की सारी चीजें नोट नोट डाउन भी करते जा रहे हैं वहां पे, है ना। चलिए, तो ये सारी की सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अभी हम बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लाविंग इज द न्यू स्पीसीज ऑफ कैटफिश विच हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, मतलब अभी कैटफिश की ऐसी कौन सी स्पीसीज है कि जिसको अभी हाल ही में, देखो सबसे पहले कैटफिश है क्या, तो कैटफिश क्या होता है, कैटफिश एक क्या फिश है यहाँ पे, है ना। जैसे हम बात करेंगे कि सिल्वर जो फिश होता है, सिल्वर फिश क्या होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि जो सिल्वर फिश होता है, सिल्वर फिश क्या होता है, तो सिल्वर फिश क्या होता है, फिश है क्या, नहीं, सिल्वर फिश जो होता है ये क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है,
है ना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर फिश है क्या, तो सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, लेकिन कैटफिश क्या है, एक फिश है यहाँ पे, है ना। तो अभी हाल ही में से कौन सी स्पीसीज थी जिसको डिस्कवर किया गया था, तो यहाँ पे ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखना, पेंगासिस आइकीरिया को ध्यान रखना, जो अभी हाल ही में मतलब प्रीवियस ईयर इसको डिस्कवर यहाँ पे किया गया था, जो कहाँ पे किया गया था, नेशनल ब्यूरो फिश जेनेटिक रिसर्च, है ना, यहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया था। बताओ कहाँ पे है सभी लोग कि नेशनल ब्यूरो जो फिश जेनेटिक जो रिसर्च सेंटर होगा ये कहाँ पे होता है, तो ये कहाँ पे होता है, लखनऊ में होता है। नेशनल ब्यूरो फिश जेनेटिक रिसर्च ये लखनऊ में लोकेटेड है यहाँ पे। और इसको जब डिस्कवर यहाँ पे किया गया था, मतलब मेटू डैम की बात करेंगे, ये मेटू डैम होगा, ये कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में है ना, मेट्रो डैम ध्यान रखना तमिलनाडु में है। स्टडी टू डिफरेंस बिटवीन द स्पीसीज ऑफ कैटफिश फाउंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द रिवर कावेरी, मतलब कावेरी जो रिवर वगैरह होगी, तो वहां पे इसको सबसे पहली बार डिस्कवर यहाँ पे किया गया था। मेट्रो डैम तमिलनाडु में है। कावेरी नदी को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और किसके द्वारा किसके जो डायरेक्टर वगैरह थे, जो साइंटिस्ट वगैरह थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, तो NBFGR नेशनल ब्यूरो फिश जेनेटिक रिसर्च, जो कहाँ पे होता है, लखनऊ में होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। मेहसाना इज द क्रॉस बिटवीन ऑफ, मेहसाना की बात करेंगे। मेहसाना एक क्या होती है, बफेलो होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है, गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पाई जाती है। और मेहसाना एक जो क्रॉस बना है, ये किसके किसके क्रॉस से बना है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, मुर्रा और सुरती की बात करेंगे, तो मुर्रा और सुरती के क्रॉस से ही बना गया है यहाँ पे। ठीक है, तो सब लोग ध्यान रखना। इन चीजों को जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते हैं यहाँ पे जाइएगा। अच्छा ये बताओ कि जो क्वेश्चन हम एमसीक्यू से सर हम लोग ले रहे हैं हम लोग, तो क्या टॉपिक वाइज, मतलब जैसे पहले सॉइल साइंस की बात करूंगा, पहले सॉइल साइंस के ऊपर होने चाहिए, फिर एंटोमो के ऊपर होने चाहिए, इस प्रकार से होने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए। जैसे सॉइल साइंस की बात करेंगे तो वहां पे भी हम टॉपिक वाइज चलाएंगे, एंटोमो की बात करेंगे तो वहां पे भी टॉपिक वाइज चलेंगे। इस प्रकार से होने चाहिए क्वेश्चन वगैरह। कमेंट मतलब ड्रॉप करना है यहाँ पे कि मतलब जैसे भी चाहिए या ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं देखूंगा वहां पे कि जब आपके कमेंट आते हैं, मैं उसको सभी कमेंट को पढ़ता भी हूँ, और सभी बच्चों को एकदम बेहतरीन से रिप्लाई भी करता हूँ वहां पे अच्छे से, कि हाँ मतलब बच्चों की रिक्वायरमेंट वहां पे क्या चल रही है, उसके अनुसार मैं काम करता हूँ, है ना। यदि आपको लगता है कि नहीं सर मतलब सब्जेक्ट वाइज लीजिए वहां पे, तो मैं वैसा भी करने को रेडी हूँ, बस आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मेजोरिटी बहुमत आता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर जाऊंगा वहां पे, लेकिन बहुमत मेरे को चाहिए वहां पे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। चलिए, विच ऑफ द फ्लाविंग इज द जल सॉरी जलचिंगी का बुखार, है ना, जलचिंगी का बुखार होता है यहाँ पे, ये हम किसको बोलते हैं, कौन से डिसीज को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, तो ब्लैक क्वार्टर को बोलेंगे, रेंडर पेस्ट को, एफएमडी को, या मिल्क फीवर को, या मेस्टेटाइस को बोलते हैं यहाँ पे, मेस्टेटाइस, है ना। तो ध्यान रखना कि जो जलचिंगी का बुखार होता है, ये जो मिल्क फीवर होता है एनिमल में होगा, जो किसके कारण होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होगा, है ना। ध्यान रखना यहाँ पे कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, मिल्क फीवर जो होगा, जिसको जल चिंगी का बुखार भी यहाँ पे कहते हैं। अब देखो अलग अलग यहाँ पे डिसीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे एक ब्लैक क्वार्टर होता है, ये एनिमल का डिसीज ही होता है ब्लैक क्वार्टर यहाँ पे, है ना। जो ब्लैक क्वार्टर होता है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम ब्लैक लेग भी बोलते हैं। ध्यान रखना इस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लैक लेग के नाम से भी जानते हैं। जैसे पोटैटो होता है ना ब्लैक लेग, जो बैक्टीरिया कारण होता है, पोटैटो में भी ब्लैक लेग ही होता है जो बैक्टीरिया कारण होता है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना कि जो ब्लैक लेग सेम टू सेम होगा, बीसीबी आ जाएगा बैक्टीरिया, है ना। ब्लैक क्वार्टर बैक्टीरिया कारण होगा, जिसका नाम क्या होगा, क्लॉस्ट्रिडियम चोई को आप लोग ध्यान रखना, इसके बैक्टीरिया का नाम होता है। एक होता है रेंडर पेस्ट होगा और एफएमडी, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताओ रेंडर पेस्ट और एफएमडी दोनों किसके माध्यम से होते हैं, तो रेंडर पेस्ट और एफएमडी दोनों वायरस के कारण होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि जो रेंडर जो पेस्ट होता है, तो रेंडर पेस्ट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको मतलब इसको हम केटल प्लेग के नाम से भी जानते हैं। और ये भी किस कारण से होता है, वायरस कारण होगा। एफएमडी फुट एंड माउथ डिसीज की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये भी वायरस के कारण ही होता है ना। यहाँ पे एक पिक्नो वायरस होता है, हालांकि मैंने फैमिली लिखा है, पिक्नोवायरिडिस की फैमिली होती है, मतलब इस फैमिली के अंतर्गत आएगा, लेकिन उसका नाम क्या होता है, पिकोरना वायरस को ध्यान रखना कि जो पिकोरना जो वायरस होता है, ये पिकोरना को जरूर ध्यान रखना कि पिकोरना जो होता है किससे रिलेशन बनेगा, तो पिकोरना का जो रिलेशन बनता है वो एफएमडी से ही बनता है। फूट एंड माउथ डिसीज की बात करेंगे। मिल्क फीवर अभी बताया था, कैल्शियम के डेफिशिएंसी कारण बताया था। और मेस्टाइटिस बताया था, मेस्टाइटिस भी बैक्टीरिया के कारण ही होगा, जिसका नाम क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस
ऑरेंसिस को आप लोग ध्यान रखना, है ना, स्टेफाइलोकोकस ऑरेंसिस जो मेस्टाइटिस होता है जो बैक्टीरिया के कारण ही होगा। तो देखो रेंडर पेस्ट और एफएमडी काफी इंपॉर्टेंट जो वायरल डिसीज होते हैं वहां पे। बाकी आपको तो पता ही यहाँ पे कि ब्लैक क्वार्टर जिसको हम ब्लैक लीग के नाम से भी जानेंगे जो बैक्टीरियल के कारण होता है यहाँ पे, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार केटल प्लेग भी दिया जाता है कि केटल प्लेग किसको बोलते हैं, तो जो रेंडर पेस्ट होता है इसको हम केटल प्लेग भी यहाँ पे बोलेंगे। तो इसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने जिससे कि चांसेस यहाँ पे काफी इसके यहाँ पे बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एकदम हलवा क्वेश्चन है, झंडू क्वेश्चन है, एकदम यहाँ पे पूरा हलवा का हलवा क्वेश्चन है, एकदम पका पकाया दे दिया है। राइट किसी का भी गलत यहाँ पे नहीं जाना चाहिए कि एग एंड पोल्ट्री जो प्रोडक्शन होगा इसका संबंध जो होगा कौन सी रिवोल्यूशन से यहाँ पे बनेगा। तो एग और पोल्ट्री की बात करेंगे तो क्या आता है, सिल्वर आता है, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई फाइबर लगा है, तो सिल्वर फाइबर जो जाता है वो किस में जाता है, हमारा कॉटन में जाता है। सिल्वर रिवोल्यूशन बिल्कुल हमारा सही जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बनेगा। रेड रिवोल्यूशन जो बनता है ये किससे बनता है, टोमेटो से बनता है। टोमेटो और किससे बनेगा, मीट प्रोडक्शन में मीट भी कैसा होता है, रेड ही होता है, टोमेटो तो रेड होता ही वहां पे। ग्रे रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो किससे होता है, फर्टिलाइजर से होता है, ध्यान रखना, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर। और यदि ब्लैक रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो ब्लैक रिवोल्यूशन जो होगा ये किस संबंधित होगा, पेट्रोलियम की बात करेंगे, है ना, जो पेट्रोलियम होगा तो पेट्रोलियम जो बायोफ्यूल वगैरह होगा उससे क्या बनेगा, हमारा ब्लैक रिलेशन का संबंध ही बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो सारी चीज को ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, व्हेन वाज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एंड टेक्नोलॉजी स्टेबलाइज्ड इन कोच्चि, है ना, सबसे पहले बात ध्यान रखना कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहां पे है, तो ये कहां पे, कोच्चि केरला के अंतर्गत आता है। इसको स्टेबलाइज्ड कब किया गया था, तो 1957 में इसको स्टेबलाइज्ड किया गया था। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, एक होता है ब्रेकिश वाटर भी आता है ना, ये पूछ लिया जाता है कि बताओ ब्रेकिस जो वाटर रिसर्च सेंटर होता है तो कहाँ पे होता है, तो ब्रेकिस वाटर भी कहाँ पे होता है, चेन्नई में होगा, ध्यान रखना। ब्रेकिस वाटर के पूछेगा, बताओ ब्रेकिस वाटर जो रिसर्च सेंटर होगा ये कहाँ पे होता है, तो ये कहाँ पे होता है, चेन्नई में होगा, इसको जरूर ध्यान रखना। बाकी यदि पूछेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी तो कहाँ पे होता है, कोच्चि केरला में। ठीक, कब स्टेबलाइज्ड हुआ, तो 1957 को आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फ्लावरिंग इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर पोटैटो। पोटैटो के लिए यहाँ पे एक पीएच रेंज कितना माना जाएगा, वैसे मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए ग्रोथ की बात करेंगे तो 6.5 से 7.5 जो 5 होता है ये सबसे अच्छा माना जाएगा, लेकिन पोटैटो के लिए बात करेंगे तो पोटैटो के लिए स्पेशल पीएच यहाँ पे दिया जाता है जो कितना दिया जाएगा, 5 से लगा के 5.5 दिया जाता है, ध्यान रखना, है ना, तीन पंजे को ध्यान रख लेना, है ना, 3.5 मतलब 5 से लगा के 5.5 तक आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। वैसे राइस और टी के भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, है ना, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राइस और टी का ग्रो पीएच क्या होता है, तो ये तो एकदम पूछा जा चुका है, तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, कितना होता है 4 to 6, तो ध्यान रखना, है ना। राइस और टी की बात करेंगे तो राइस और टी का जो पीएच होगा वो कितना होगा, 4 से 6, 4 to 6 से, इसको ध्यान रखना। बाकी पोटैटो को स्पेशलाइज किया गया यहाँ पे कि 5 से 5.5 का तो ध्यान रखना। ठीक है, चले बहुत ही बढ़िया। आके अच्छा, पोटेटो के बाकी आपको पता ही है कि अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट दोनों फंगस के कारण होगा, है ना, जो एक फेमाइन आया था वहां पे किसके लिए आया था, लेट ब्लाइट और पोटेटो के लिए ही आया था, जिसका नाम क्या था, आइरिस फेमाइन था, है ना, आइरिस फेमाइन, लेट ब्लाइट और पोटेटो जो फंगल डिसीज के कारण, जो फंगस के कारण होगा, जिसका नाम क्या होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेंटिस होगा यहाँ पे। और लेट ब्लाइट और पोटेटो ध्यान रखना एक सॉइल बोर्न डिसीज है, दोनों के दोनों, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों सॉइल बोर्न है। अच्छा बताओ कि सॉइल बोर्न है, एयर बोर्न है, कौन कौन से होंगे, ये सारा का सारा मैंने आप लोगों को एक लिस्ट टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया था, डाला था कि नहीं डाला था, जी हाँ बिल्कुल डाल दिया था, आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा भी है। यदि कुछ कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो पहले उसको देखिएगा वहां पे, है ना, लिस्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया वहां पे। और यदि कोई नए बच्चे हैं वहां पे तो मैं लिंक जो रहेगा टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना यहाँ पे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, पेराक्वाइट एंड डाइक्वाइट इज बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ हार्बिसाइड। पेराक्वाइट एंड डाइक्वाइट जो डाइक्वाइट होते हैं, ये सबसे पहले बात ध्यान रखना कि जो हमारा जीडीपी होता है, जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी की बात करेंगे तो ग्लाइफोसेट, डाइक्वाइट और पेराक्वाइट क्या बताया सर ने, ग्लाइफोसेट, डाइक्वाइट और पेराक्वाइट, ये जो होते हैं ध्यान रखना, ये किसे होते हैं, नॉन सिलेक्टिव हार्बिसाइड होते हैं। बहुत सारे बच्चे रखते भी कि नॉन सिलेक्टिव कौन से होते हैं, नॉन सिलेक्टिव या तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट बोलते हैं वहां पे, कि कॉन्टेक्ट वाले हार्बिसाइड कौन से होते हैं, है ना, तो नॉन सिलेक्टिव या तो कॉन्टेक्ट हार्बिसाइड बोलेंगे तो कौन से होते हैं, जीडीपी होंगे हमारे, ग्लाइफोसेट, डाइक्वाइट और पेराक्वाइट। जो कॉन्टेक्ट में आने से उनकी वहां पे क्या होती है, डेट हो जाती है वहां पे,
तो ये डाइक्वाइट और जो पैराक्वाइट होते हैं ये कौन से ग्रुप के अंतर्गत पाए जाएंगे, तो ध्यान रखना बाइपाइरली डिलिमस के अंतर्गत पाए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन जबरदस्त तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे? वर्ल्ड नो टोबैको डे जो मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? 31 मई को मनाया जाता है यहाँ पे। और जब इसकी जो थीम थी, इस बार इसकी थीम क्या थी यहाँ पे कि ग्रो फूड नो टोबैको, है ना, ग्रो फूड नो टोबैको। वर्ल्ड नो टोबैको जो डे होता है 31 मई को मनाया गया था, इसकी यहाँ पे ये थीम थी यहाँ पे। पोटैटो क्रॉप आई पोटैटो क्रॉप प्लांटेड एट ए स्पेस, यहाँ पे इतना आपको दिया गया है, स्पेसिंग दिया गया है 5 into 20 सेंटीमीटर वर्ग 20 सेंटीमीटर। विल हैव प्लांटेड पर हेक्टर, यहाँ पे मतलब कितने इसके प्लांट आएंगे। तो इसका इजीली से एक फॉर्मूला है, सबसे पहले क्या आता है एरिया अपॉन में क्या आता है प्लांट की स्पीसीज, मतलब इसकी स्पेसिंग आ जाती है कितना, उसको वहां पे स्पेसिंग दिया गया है इस प्रकार से। तो बढ़िया से यहाँ पे निकाल लीजिए, ये हो जाता है हमारा पीपी निकालने का। पीपी मतलब क्या होता है प्लांट पॉपुलेशन निकालने का, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एरिया की बात करेंगे, जितना एरिया होगा, एरिया कितना होता है हमारा 10,000 कितना को 10,000 वर्ग मीटर होता है पर्टिकुलर। और नीचे बात करेंगे तो जो भी स्पेसिंग दिया रहेगा, तो स्पेसिंग कितना है 5 into 20, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, वो यहाँ पे सेंटीमीटर है, दोनों अलग अलग है। तो डेटा को आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में यहाँ पे दीजिए क्या हमारा राइट आंसर बनेगा। बाकी जो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसीज मतलब इस प्रकार से जो भी स्पेसिंग वगैरह होती है, तो स्पेसिंग को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सॉरी स्पेसिस में बोल रहा, स्पेसिस नहीं आएगा, जो हमारे स्पेसिंग वगैरह होती है प्लांट की, तो प्लांट की जो स्पेसिंग को किस प्रकार से आइडेंटिफाई यहाँ पे किया जाएगा, यहाँ पे किस प्रकार से जो स्पेसिंग वगैरह होती है कैसे हम निकालते हैं। तो इन सारी चीजों की जो आंसर रहेगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा। और संडे जो रहेगा, जो संडे हमारा आने वाला संडे है ना, तो इस संडे को मैं स्पेशली एक सेशन अरेंज कर रहा हूँ, है ना, स्पेशली आप लोगों के लिए। तो उसको जुड़िएगा वहां पे, है ना, कि क्या मैं उसमें ये भी बताऊंगा आप लोगों को उसमें क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट जो चीजें रहती है। जैसे प्री की बात करेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से मतलब बनते हैं वहां पे, क्योंकि जितने भी मैंने एग्जाम दिए ना करीबन 6 साल, 6 से 7 साल मैंने दिया है, मैं IBPS FO प्री दिया है। तो उसमें मतलब पता है कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वहां पे। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की अप्रोच यही होती है, हालांकि सबको तुमको तुमको क्या मतलब तुमने भी 2 या 3 बार दिया होगा ना, तो तुमको भी पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। हाँ यदि कोई फ्रेशर बंदा है या तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला होगा, तो उसको भी थोड़ा अंदर से लगता होगा कैसा हो। जैसे सेकंड अटेम्प्ट वाला होगा या तो फिर हमारा 6-7 अटेम्प्ट भी हो चुके हैं, तो फिर भी अंदर से एक डर बना रहता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी है कि जो 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, फिर भी उनके मैसेज मेरे पास आते हैं, है ना, उनको मैं डेफिनेटली रिप्लाई भी करता हूँ, उनको एक प्लेकेट करता हूँ कि नहीं ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, है ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ता है वहां पे कि मतलब बताते हैं ना बातें कि ऐसे ऐसा होते हैं। तो यदि आपको भी कोई डाउट दिक्कत आए या परेशानी आए, तो डेफिनेटली मेरा एक टेलीग्राम स्पेशली मैंने आपको नंबर भी दिया है, वहां पे @भूपेंद्र383 पे मैसेज करना। यदि कोई भी डाउट दिक्कत आता है या तो परेशानी आती है तो डिमोरलाइज होते हैं कि सर अंदर से हम कैसा करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं आपका मेंटर और कोच भी हूँ वहां पे, है ना। तो मिलते मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलूंगा, बहुत ही बढ़िया और धांसू तरीके से आप लोगों को मिलूंगा। अगले सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जाते जाते अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।